हेलो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं हाल ही में चल रही ताज़ा तरीन खबर, जो कि ऋषि सुनक जी को ब्रिटेन का लीडर बनाया गया है। तो हम जानेंगे कि लीडर क्या होता है और वहाँ का प्रधानमंत्री क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऋषि सुनक जी के बारे में पढ़ लेंगे अच्छे से। उसके बारे में बताएंगे कि लीडर क्या होता है और वहाँ का पीएम क्या होता है, और उनका चुनाव प्रोसेस क्या होता है, और उसके बारे में सबसे पहले हम ऋषि सुनक जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को तो पता है कि ऋषि सुनक जी को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे वो उनका जन्म कहाँ हुआ, और मतलब उन्होंने कैसे संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ऋषि सुनक जी का जन्म हुआ था 12 मई 1980 को। कितने कब हुआ था डाल देंगे। ऋषि सुनक, तो इनका जन्म कब हुआ था? 12 मई 1980 को हुआ था। कहाँ हुआ था? साउथ हैम्पटन में। 12 मई, थोड़ा साइड हो जाते हैं, 12 मई 1980 को हुआ था। 1980 को हुआ था साउथ हैम्पटन में, जो कि साउथ हैम्पटन में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में ये कुछ समय के बाद में साउथ हैम्पटन ईस्ट इंडिया एशिया में हुआ था। उसके कुछ समय बाद में ये ईस्ट एशिया से यूके चले गए। कुछ समय बाद में ईस्ट एशिया से यूके चले गए। ठीक है, इसके बाद में जब यूके गए तो वहाँ इनका शिक्षा दीक्षा हुआ, वहाँ इनका पढ़ाई हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे इनका बोर्डिंग स्कूल का नाम क्या था, मतलब सबसे शुरुआती स्कूल का नाम क्या था। तो इनके सबसे पहले शुरुआती स्कूल का नाम था बोर्डिंग स्कूल ऑफ विंचेस्टर कॉलेज था। क्या था? बोर्डिंग स्कूल ऑफ विंचेस्टर कॉलेज था। ठीक है, क्या हो गया ऋषि सुनक जी के बारे में। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, फिर एक बार देख लेंगे। इनका जन्म हुआ था 12 मई 1980 को साउथ हैम्पटन में, और कुछ समय बाद ये ईस्ट एशिया से यूके चले गए। ठीक है, यूके मतलब ब्रिटेन चले गए, वही ब्रिटेन चले गए। उसके बाद में यहाँ इनका शिक्षा दीक्षा हुआ, जो कि सबसे पहले शुरुआती शिक्षा इनका हुआ बोर्डिंग स्कूल ऑफ विंचेस्टर कॉलेज में हुआ। इसके बाद में इन्होंने फिलॉसफी में, पॉलिटिक्स में और इकोनॉमी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। क्या किया? क्या एजुकेशन का क्या था? एजुकेशन क्या था इनका? फिलॉसफी में, और उसके बाद में पॉलिटी में, जो कि इसी की वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री बने। और इकोनॉमिक में भी था, इसलिए इनको वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ का बनाएगा। इकोनॉमिक में किया, और कहाँ से किया था? उन्होंने किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से किया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से किया था। एक चीज़ के लिए मान के चाहेंगे इस आवाज़ के लिए, क्योंकि बाहर से ज़्यादा आवाज़ आ रहा। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। और फिर आगे हम देखेंगे कि इनका पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे हुआ। हाँ, तो एक बार इसको देख लेंगे, उसके बाद में फिर मिटा देंगे। 12 मई 1980 को साउथ हैम्पटन में इनका जन्म हुआ था। कुछ समय बाद, मतलब अपने जन्म के कुछ समय बाद ये ईस्ट एशिया से यूके चले गए, मतलब ब्रिटेन चले गए। उसके बाद में इनका शिक्षा कहाँ हुआ? मतलब सबसे पहली पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल ऑफ विंचेस्टर कॉलेज में हुआ। उसके बाद में एजुकेशन का कहाँ हुआ? एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन इनका कहाँ हुआ? फिलॉसफी, मतलब कौन सब्जेक्ट में? फिलॉसफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक में किया। और कहाँ से किया? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। और उसके बाद में कुछ ही समय बाद में, जब ये सब करने के बाद में इन्होंने MBA भी किया।
तो मिटा दे रहे हैं। इन्होंने किया, इन्होंने एमबीए भी किया कुछ समय बाद में, कुछ समय बाद, सम टाइम एगो इन्होंने एमबीए कंप्लीट किया, ठीक है। और वहाँ इनको मास्टर की डिग्री से नवाजा गया, मतलब अवार्ड से नवाजा गया उस कॉलेज में, अवार्डेड बाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इतना हो गया। जब और एक बात, जब वो यहाँ एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे तो इनको मिली थी अक्षता मूर्ति जी, जो कि इंफोसिस के सीईओ, कौन है, इंफोसिस के सीईओ हैं, कौन है ये, अरे देख लेते भाई, इंफोसिस सीईओ कौन थे, हाँ, इंफोसिस सीईओ एन आर नारायण मूर्ति जी की पुत्री थी, जहाँ इनको मतलब इनका अफेयर हुआ, फिर उसके बाद में उनकी बीवी बनी। ठीक है, इनका लव मैरिज हुआ, शादी इनका लव मैरिज हुआ। ठीक है, ये इतना हो गया। थोड़ा अक्षता मूर्ति जी के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो अक्षता मूर्ति, अक्षता, जल्दी कर रहे हैं, अक्षता मूर्ति, तो ये कौन है, ये हैं इंफोसिस के सीईओ, इंफोसिस सीईओ एन आर नारायण की बेटी हैं, जो कि एक बिजनेसमैन है। ठीक है, एन आर नारायण की बेटी हैं, और इतना हो गया। इसके बाद में फिर और आगे देखेंगे इनके बारे में। इतना हो गया, इसके बारे में और देखेंगे। और एक बात, ये सिर्फ अपने साथ मतलब महज 7 ही सालों में ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या ब्रिटेन के लीडर बने। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे, महज 7 सालों में, महज 7 साल में, महज 7 साल में वहाँ के पीएम बने। क्या बने, वहाँ के पीएम बने, मतलब पीएम बने या फिर लीडर बने। तो हमको पढ़ना क्या था, वहाँ का लीडर किसको बोलते हैं। तो ठीक है, इसको आगे देखेंगे। जब ये इससे पहले देखेंगे, इससे पहले वो इन्होंने इकोनॉमिक्स में मतलब ऑनर किया था, तो इनको अच्छा पढ़ाई ज्ञान था। ठीक है, तो इनको मतलब इनका पॉलिसी, अच्छा पॉलिसी लाते थे। तो इनको बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट में, बोरिस जॉनसन के सरकार में वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, क्योंकि लेकिन बाद में ये खुद ही रिजाइन दे दिए थे। फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था क्योंकि बाद में खुद ही रिजाइन दे दिए थे। ठीक है, अपने कुछ मंत्रियों के साथ में। ये भी वहाँ के एक सांसद थे, जिसको एमपी बोल सकते हैं। हाँ, इनको बोरिस जॉनसन का पॉलिसी नहीं समझ में आया, इसलिए रिजाइन दे दिए। कुछ समय बाद में उनके रिजाइन देने के बाद में बोरिस जॉनसन भी रिजाइन दे दिए। उसके बाद में फिर जब चुनाव हुआ वहाँ का, तो मतलब चुनाव होना था, तो सबसे पहले सब लोग यही कह रहे थे कि ऋषि सुनक ही वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब इनका होड़ में सबसे पहले आगे नाम था। लेकिन एक महिला थी, पेनी मार्डेंट करके। कौन सी महिला थी, क्या बोझ में, पेनी मार्डेंट, कौन थी, पेनी मार्डेंट, जो कि 5 नवंबर को इस चुनाव का रिजल्ट आता है। 5 नवंबर को तो चुनाव होता है, तो 5 नवंबर को रिजल्ट आता है चुनाव का। तो इनको ही मतलब चुनाव वहाँ का पीएम घोषित किया जाता है, या यूँ कहे कि इनको ही बहुमत से वहाँ का पीएम घोषित किया जाता है। तो ये पीएम बनती है। लेकिन इन्होंने पीएम बनते हैं गलती कर दिया। वहाँ की क्या नाम है, टैक्स में मतलब वहाँ की टैक्सेशन में कटौती कर दिया। मतलब ब्याज दरों में इन्होंने कटौती कर दिया। और इसके बाद में मतलब जो इन्होंने वादा किया था वो किया, जो अच्छा हो या तो बुरा हो, लेकिन किया, अपना वादा पूरा किया। उसके बाद में करने के बाद में वहाँ फिर उसके एक मिनी बजट पास कर दिया। तो यही सबसे बड़ा इन्होंने गलती किया। इसी कारण वहाँ की महंगाई दर बढ़ गया। तो इसको भी देख लेंगे कि ब्याज दरों में कटौती करने से क्या होता है, और मतलब कारण क्या था, और इनका ये भी कारण क्या था कि वो क्यों छोड़ी वहाँ उसका पद।
ठीक है। तो कौन बनी? पेनी मार्डन 5 नवंबर को वहाँ पे PM बनी। इतना हो जाता है। उसके बाद में उसे मिटा लेंगे। तो देखेंगे ब्याज दरों में कटौती करने का इफेक्ट क्या पड़ता है, या प्रॉफिट होता है या तो हानि होता है। ब्याज दरों में कटौती करने से क्या होता है? ब्याज दरों में कटौती से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सबसे पहले यही मेन कारण था, जो कि इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रभाव, ठीक है। इसका मुख्य प्रभाव ये है, जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, उसमें से आप 10 रुपये टैक्स के रूप में देते हो, टैक्स के रूप में, तो आपके पास कितने रुपए बचा? आपके पास बचा 90 रुपये, ठीक है। अब कोई सामान जैसे है वो 95 रुपये में मिलता है, तो इसको नहीं अफोर्ड कर सकते आप, इसको नहीं खरीद सकते। जैसे ये वस्तु का दाम है 95 रुपये में, ठीक है, तो इसको आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास 5 रुपये की कमी है। लेकिन जब आपके पास 100 रुपये है, तो आपको 5% की कटौती, मतलब टैक्स में कमी कर दिया जाए, 5% कमी कर दिया जाए, तो आपके पास कितने रुपए होंगे? आपके पास होंगे 95 रुपये। तो आप ये जो 95 रुपये वाला सामान है, तो इसको खरीद सकेंगे। तो जैसे इसको जब खरीद सकेंगे, तो ये जैसे हम मान लेते हैं स्टॉक में कितना है? स्टॉक में 100 पीस है, 100 पीस स्टॉक में, ठीक है। तो 90 रुपये नहीं खरीद पाओगे, ठीक है, मतलब कुछ ही कम ही लोग खरीदेंगे इनसे उनसे लेके, मतलब इकट्ठा करके इधर उधर से। लेकिन जब 95 रुपया है और ये 100 पीस है, तो सबसे पहले ये बिक जाएगा। सबसे पहले में इससे बिक जाएगा या इससे कमी हो जाएगी, सब लोग खरीद लेंगे, तो इसका कमी आ जाएगा। तो जब ऐसा एक समय आएगा कि सबको जरूरत होगा उस सामान का, तो जब सबको जरूरत होगा तब इसका उत्पादन जब होगा उस सामान का, ठीक है, तो उत्पादन कम होगा और मांग ज़्यादा रहेगा। तो जब मांग ज़्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है उस वस्तु का दाम बढ़ाया जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। तो यही सबसे इसका मेन कारण था पेनी मार्डन जी का, जो कि वहाँ की PM थी इससे पहले, ऋषि सुनक जी से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। और इससे पहले और भी एक कारण था, हाँ ये हो गया। इससे बाद में और भी एक कारण था, जो कि मुख्य कारण था, वो भी जो इस्तीफा दी है, ठीक है। इसको एक बार फिर समझ लेंगे। ब्याज दरों में कटौती से प्रभाव क्या पड़ता है? तो ब्याज दरों में कटौती से प्रभाव क्या पड़ता है? जैसे आपके पास 100 रुपया है, तो उसमें 10% टैक्स लग दिया, तो आपके पास 90 बचा, और सामान 95 रुपये का है, तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, मतलब खरीद नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आपके पास फिर 100 रुपया है, उसमें 5% का टैक्स किया, तो आपके पास 95 रुपया, तो ये सामान खरीद सकते हैं। जब ये सामान खरीद सकते हैं, तो जब एक समय ऐसा आएगा तो सब लोग खरीद लेंगे, तो उस वस्तु का कमी हो जाएगा। जब वो कमी हो जाएगा तो डिमांड उसका बढ़ जाएगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा, ठीक है। से आप देखे, अब एक समय आया था प्याज के दाम 200 रुपये किलो था। क्यों था? क्योंकि वो कम था, उपज नहीं हुआ था, इसलिए उसका डिमांड बढ़ गया था, ठीक है। तो ये इतना हो गया। इसके बाद में फिर हम देख लेंगे एक और प्रभाव था, जो कि G7 कंट्रीज, मतलब G7 कंट्रीज में इसका भी नाम, ब्रिटेन का नाम आता है। जब कोविड-19 के दौरान, इससे पहले की गवर्नमेंट बोरिस जॉनसन थे, उनके बाद में ये 45 दिन रही, उनके बाद में इनका ग्रोथ रेट माइनस चला गया था। मतलब बोरिस जॉनसन जी जो किए थे वो तो ठीक है, लेकिन इनके बाद में बोरिस जॉनसन के बाद में बढ़ने के बजाय ना इनका माइनस चला गया था। इसलिए भी एक मेन कारण था, जो कि ये अपने पद से इस्तीफा दी। इसके बाद में और एक मेन कारण था कि 50 सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई स्तर पर ब्रिटेन पहुंच गया था, ठीक है। तो यही सब कारण था। और हमारे यहाँ के PM चाहे 50 साल चाहे 100 साल हो जाए अपना पद लेने की, चाहे पूरा देश बर्बाद हो जाए, कुछ नहीं करने वाले, अपना बैठे रहेंगे, मजे करेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया। इसके बाद में और हम देख लेंगे थोड़ा वहाँ के चुनाव प्रक्रिया के बारे में। तो इतना हो गया। तो हाँ, तो सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे वहाँ का सीट कितना है, मतलब जिसको हम हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स,
या तो हम सांसद बोल सकते हैं, अपने भारत में सांसद बोल सकते हैं। तो कुल टोटल सीट है वहाँ का, टोटल सीट है 650 सीट है, जिसमें से बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट या यूं पेनी मार्डन की या यूं कहे ऋषि सुनक जी की गवर्नमेंट को कितना मिले थे, 357 सीट मिले थे। क्योंकि इनकी पार्टी का क्या नाम था, कंजर्वेटिव था। इनके पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। यूं कहे टोरी बोल सकते हैं हम, या टोरिस बोल सकते हैं, ठीक है। टोरी पार्टी का इनके नाम था। तो इसमें से मतलब जो वहाँ का, जैसे अपने इंडिया में शशि थरूर जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस का इलेक्शन, मतलब वहाँ का प्रेसिडेंट बनने का, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का चुनाव हुआ, तो उसमें से जैसे इनका चुनाव हुआ वैसे भी है ब्रिटेन के पीएम का भी चुनाव हुआ। तो इसमें से चाहिए कितने थे, मतलब बनने के लिए वहाँ का लीडर, या तो लीडर को ही वहाँ का ब्रिटेन मतलब प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो वहाँ का प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको चाहिए थे, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, उसको कितना वोट का जरूरत था, मतलब जरूरत 180 वोट का था, 180 वोट का था। वोट या ये कहे, या सीट कहे, या यूं कहे वहाँ के सांसद का साथ, सांसदों का समर्थन, वहाँ के सांसदों का समर्थन 180 था, जिसमें से ऋषि सुनक जी को मिले थे 196 वोट, मतलब सीटों 196 सीट, मतलब वोट मिले थे, वोट या कहे या समर्थन था। और इसके बारे में बोरिस जॉनसन जी को कितने मिले थे, और बोरिस जॉनसन के बाद में पेनी मार्डन जी को कितना सीट मिला, तो वो भी हम देख लेंगे। और की सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ, मतलब अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ दावेदारी पेश करने के लिए, दावेदारी कहाँ कर दे रहे हैं, हाँ रहने दीजिए, हाँ नीचे देख लेंगे। यहाँ दावेदारी पेश करने के लिए आपको 100 वोटों की जरूरत है। अगर इतना वोट है तो आप वो वहाँ का प्रेसिडेंट पद का चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव कहे या तो भाग ले सकते हैं, वोट है तो ले सकते हैं, जो कि ना कि पेनी मार्डन जी के पास में था और ना ही बोरिस जॉनसन के पास में था, और हाँ ये एक चीज और देख लीजिए ऋषि सुनक जी के पास में, ऋषि सुनक जी के पास में या इनका पहले से ही 155 सांसदों का समर्थन था, ठीक है। इसलिए 155 था, और कुछ लोग और इनके प्रभाव से इनके साथ में जुड़े, इसलिए उनको 180 से ऊपर चला गया उनका सीट, और वो वहाँ के मतलब ब्रिटेन के या कहे वहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो सबसे मेन मुख्य बात है कि ऋषि सुनक जी को वहाँ की जनता भी चाहती है, हाँ। तो यही सब मेन कारण है जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री बने। और एक चीज़ और बता दें, ये लीडर वाली बात, तो जो वहाँ का लीडर घोषित किया जाता है उसी को ही हम लीडर को ही प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक है। जो वहाँ का लीडर घोषित किया जाता है उसी को हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो इतना हो गया, इसको एक बार फिर देख लेंगे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि चाइना में शी जिनपिंग जी को वहाँ का सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। तो सेक्रेटरी या सचिव कहें, तो वहाँ का सचिव पद का क्या अहमियत है। और एक चीज़ और, वहाँ का प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया है। ये भी पढ़ेंगे क्या वहाँ का प्रधानमंत्री पद होता है कि नहीं होता, अगर होता है तो किस तरह होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद में हम मिटा लेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। आज सिर्फ 2 ही प्रश्न रहेंगे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, तो मिटा दे रहे हैं। हो गया, तो एक बार अगला प्रश्न देख लेंगे क्या है, उसके बाद में हम आपको
पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है अगला? ठीक है। तो शी जिनपिंग जी को चाइना का सेक्रेटरी घोषित किया गया है, या तो बनाया गया है, या वो खुद बने हैं। तो पढ़ेंगे हम। और वो वहाँ के पीएम पद को हटा दिए हैं। तो पहले हेडिंग डाल लेंगे कि क्या चीन में पीएम पद होता है कि नहीं होता है, और होता है तो वो कैसे होता है। तो हम हेडिंग डाल लेंगे क्या चीन में पीएम पद होता है, अगर होता है तो कैसे होता है। और इसके बाद में और एक आ जाता है अगला प्रश्न, शी जिनपिंग जी को वहाँ का सेक्रेटरी घोषित किया गया, बनाया गया है, वो खुद ही बने हैं। शी जिनपिंग, माफ कीजिए जी इसको बोल रहा हूँ, शी जिनपिंग को वहाँ का सचिव सेक्रेटरी बनाया गया है। तो हम देखेंगे कि वहाँ का सचिव क्या होता है, वहाँ का राष्ट्रपति क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन्होंने खुद शी जिनपिंग ने खुद ही वहाँ का एक पॉलिसी है, जैसे यूएसए का पॉलिसी है कि कोई भी प्रेसिडेंट वहाँ का 2 बार से ज़्यादा नहीं रह सकता। तो इन्होंने एक टर्म पास किया है, जो इनकी पार्टी का नाम है CCP, की पार्टी का नाम है CCP, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। की पार्टी क्या नाम है? चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि एक गाइडलाइन जारी किया है, या एक इनका संविधान ही समझिए। ठीक है, ये क्या गाइडलाइन क्या है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति है 2 टर्म से हटाकर 3 टर्म या उससे अनिश्चित काल कर देगा, मतलब कभी तक भी रह सकते हैं वहाँ राष्ट्रपति। तो वहाँ से ये 2 टर्म वाला राष्ट्रपति, मतलब 10 साल वाला 5 साल का होता है वहाँ का, तो वो हटा दिया गया है। तो क्या देखेंगे वहाँ 2 टर्म वाला पीएम, अरे राष्ट्रपति, टर्म प्रेसिडेंट को अनिश्चित काल के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। प्रेसिडेंट को 3 टर्म अनिश्चित काल कर दिया गया है, अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट का पद था वो 2 टर्म था, तो वो बढ़ा के 3 टर्म या अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया है। और एक चीज़ आपको बता दें कि वहाँ अब ऐसा समय आ गया है कि वहाँ जो शी जिनपिंग जो सोचते हैं, वो जो उनके दिमाग में चलता है, वहाँ का वही संविधान हो जाता है। जैसे हाँ, नॉर्थ कोरिया जैसे है, हाँ नॉर्थ कोरिया की तरह, जैसे वो चाहता है वो करता है, जैसे ये भी चाहते करते हैं। तो यहाँ का संविधान शी जिनपिंग के अनुसार चलता है, शी जिनपिंग के अनुसार चलता है यहाँ का संविधान। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में फिर थोड़ा एक बार और देख लेंगे क्या चीन में पीएम पद होते हैं। और उसके बाद में अगला आ जाता है शी जिनपिंग को वहाँ का सचिव चुना गया है, तो वहाँ का सचिव कैसे चुना गया है, मतलब वहाँ का सचिव पद का अहमियत क्या होता है। और इसके बाद में फिर देखेंगे यहाँ CCP पार्टी, मतलब चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि शी जिनपिंग की है। वो वहाँ का 2 टर्म का प्रेसिडेंट पद को हटाकर 3 या उससे अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया है। और यहाँ का संविधान, इसके बाद में देखेंगे यहाँ का संविधान शी जिनपिंग के अनुसार चलता है। सबसे मेन चीज़, मुख्य बात यह है कि यहाँ कोई अपोजिट पार्टी नहीं है, मतलब विरोध नहीं, उनके विपक्ष की कोई पार्टी नहीं है, विपक्ष की कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, तो इससे हम एक चीज कह सकते हैं, इसको पहले मिटा देंगे, फिर इसको बाद में हम कहेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं पहले।
एक चीज़ ये निकल के आता है इससे कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए या तो वहाँ का गणतंत्र बनाए रखने के लिए एक विपक्ष का पार्टी होना जरूरी है। हाँ, तो क्या कह सकते हैं इससे, किसी भी राष्ट्र का गणतंत्र बनाए रखने के लिए वहाँ का विपक्ष होना जरूरी है। गणतंत्र बनाए रखने के लिए विपक्ष होना जरूरी है। विपक्ष होना जरूरी है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि गणतंत्र का अपोजिट क्या होता है? तानाशाही होता है। अगर तानाशाही बढ़ेगा तो गणतंत्र घटेगा, मतलब जनता का तंत्र, मतलब जनता का शासन घटेगा। अगर गणतंत्र बढ़ेगा तो तानाशाही घटेगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। मार्कर नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों, पर खत्म हो गया इसका। तो ये हो गया। इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सचिव पद का अहमियत। ठीक है, तो वहाँ एक पार्टी होती है, पार्टी नहीं मतलब प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वहाँ एक पार्टी क्या होता है? नेशनल कांग्रेस मेंबर, नेशनल कांग्रेस मेंबर करके। ठीक है, जैसे पूरे देश में चुनाव होता है, एक ही पार्टी भले है लेकिन पूरे देश में चुनाव होता है, तो उसमें से कितने लोग? 3000 लोग का मतलब 3000 लोग को इलेक्ट किया जाता है, चुने जाते हैं उसमें 3000 लोग। उसके बाद में फिर इन्हीं 3000 में से 3000 में से फिर एक आता है सेंट्रल कमेटी। 3000 में से, इसी में से निकलता है, 3000 लोगों में से निकलता है सेंट्रल कमेटी निकलता है। ठीक है, जो कि कितने लोग रहते हैं? जैसे हम लोग चुनाव करते हैं, मतलब चुनाव हम लोग इलेक्ट करते हैं यहाँ के अपने, किसको मान लीजिए, किसको? जिला पंचायत लोग को। हाँ, जिला पंचायत को। तो वो किसको वोट करते हैं? वो वोट करते हैं यहाँ के सांसद को। शायद वो यहाँ के सांसद को वोट करते हैं। तो वो सांसद किसको वोट करते हैं? सांसद हमारे पीएम को वोट करते हैं। तो पीएम को सेक्रेटरी बनाया जाता है, मतलब पीएम को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ऐसे ये भी है। तो सेंट्रल कमेटी में यहाँ मतलब इसे 3000 लोगों में से फिर ये निकल के आते हैं सेंट्रल कमेटी के लोग, मतलब सेंट्रल कमेटी के लोग। तो इसमें से कितने लोग निकल के आते हैं? 327 लोग निकल के आते हैं। फिर उसके बाद में से एक आता है पोलिट ब्यूरो। ठीक है, तो इस पोलिट ब्यूरो मतलब सेंट्रल कमेटी में से पोलिट ब्यूरो के लोग निकल के आते हैं। कितने लोग निकल के आते हैं? 25 लोग निकल के आते हैं। ठीक है, इसमें से इतने आएंगे, फिर इसमें से इतने आएंगे। फिर उसके बाद में ये पोलिट ब्यूरो में से, माफ कीजिए, पोलिट ब्यूरो, तो इसमें से एक पद फिर आता है पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी। पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी आता है। ठीक है, इसमें से कितने लोग आते हैं? फिर 25 में से 7 लोग आते हैं। और यही 7 लोग मिलके अपने सेक्रेटरी का चुनाव करते हैं, मतलब सचिव का चुनाव करते हैं, सेक्रेटरी का चुनाव करते हैं। ठीक है, और जो सेक्रेटरी कौन बना है इसमें, जो कि एक होता है, वो कौन है? वो सी जिनपिंग है। सी जिनपिंग है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर देख लेंगे। तो लोगों के बीच में से आता है नेशनल कांग्रेस के मेंबर आते हैं, जिसमें से उनका नंबर कितना होता है? 3000 होता है। उसके बाद में आता है सेंट्रल कमेटी, जो कि कितना होता है? मतलब इसे 3000 में से आता है 327 लोग। फिर इसे 327 लोगों में से पोलिट ब्यूरो आता है, जो कि 25 लोग रहते हैं। फिर 25 लोग में से पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी आता है, जो 7 लोग में से एक सेक्रेटरी आता है, या तो यूके सचिव आता है। इसी को हम प्रेसिडेंट वहाँ का बोलते हैं। जो ये चाहेगा वो करेगा। ठीक है, और एक चीज बता दे, सबसे मेन चीज, ये सी जिनपिंग सेक्रेटरी, ये जो 7 लोग चुन के आते हैं, ये चुनने के बाद में, जैसे हम खड़े हैं कहीं, मतलब हमको किसी को 7 लोग को चुनना है किसी पोस्ट के लिए,
तो वो सातों लोग हमको वोट देंगे, उनका मतलब वोट देंगे, ठीक है, वोटिंग करेंगे तो वोट देंगे हमको, तो हम जैसे हम चुन लिए जाएं, फिर हम मेरा अधिकार ये है कि उन सातों लोग को हटा के दूसरों को हम ला सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम वहाँ कि ये जो 7 लोगों में से ही जैसे एक चुन के आया, तो ये एक या यू कैसे जिनपिंग यहाँ से एक 7 लोगों में हटा के किसी और को बैठा सकते हैं अपने वोट के लिए। ऐसा वहाँ का सिस्टम है, ऐसा वहाँ का तानाशाह है, ठीक है। तो इतना हो गया। इसके बारे में और एक चीज़ बता दें, लोगों की सबसे ज़्यादा पसंद, मतलब सबसे ज़्यादा लोग पसंद इसी शी जिनपिंग को करते हैं। क्यों करते हैं उसका एक मेन कारण है। मेन कारण क्या है इसको मिटा देंगे, उसके बाद में फिर हम बताएंगे। एक बार फिर देख लेंगे। शी जिनपिंग को वहाँ का सचिव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो एक वहाँ के लोगों में से चुन के आता है नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसमें से 3000 लोग रहते हैं, 3000 में से फिर 327 आते हैं सेंट्रल कमेटी, फिर सेंट्रल कमेटी में से 25 लोग आते हैं पोलित ब्यूरो, फिर पोलित ब्यूरो में से आते हैं 7 लोग, फिर 7 में से चुना जाता है सेक्रेटरी, और इसी को हम राष्ट्रपति बोलते हैं, वहाँ का राष्ट्रपति बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये कहाँ गए 7 लोग, ये पीएम पद वाली जो बात थी, तो इसी पीएम पद में से, मतलब इसी कैबिनेट में से इसी एक को प्रधान बना दिया जाता है, क्योंकि इसका अहमियत नहीं रहता, चलता सब इसी का, जिनपिंग का या जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है उसी का चलता है। तो इसी में से एक पीएम बना दिया जाता है इसी 7 लोगों में से, ठीक है। तो यही था, वहाँ का पीएम पद होता है कि नहीं होता, जो कि ये वाला पद हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि वो तानाशाही करने लगा है वहाँ पे। क्यों तानाशाही करने लगा है? क्योंकि वहाँ की जनता उसको बहुत पसंद करती है। ये हो गया। इसके बाद में फिर देख लेंगे एक और, उसका इफेक्टिव, मतलब सबसे प्रभाव क्यों है उसका, मतलब वहाँ चाइना में सबसे ज़्यादा प्रभाव क्यों है, उसका एक मेन कारण है, ठीक है। तो इसको मिटा देंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे हम। तो एक जिनपिंग ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उसका क्या नाम था? इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था वन बेल्ट एंड रोड करके एक इनिशिएटिव था इसका, ROAD, ठीक है। इसका एक इनिशिएटिव था, क्या था? वन बेल्ट वन रोड एंड रोड, या हाँ, वन बेल्ट वन रोड। तो इसमें से इसका क्या काम का था? तो इसका काम ये था कि जितने भी गरीब देश है जो कर्जे में डूब रहे हैं, कर्जे में नहीं, मतलब जो गरीबी से उपज नहीं हो पा रहे हैं, मतलब डूब रहे हैं, जैसे अभी यूक्रेन रसिया की युद्ध हुआ, तो इसमें से बहुत देश में भूखमरी हुआ, कई देश, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, और उसके बाद में आप देख लीजिए पाकिस्तान हो गया, मतलब जितने भी सब नॉन डेवलप कंट्रीज हैं, सब में भूखमरी का सिस्टम आ गया। तो इसका काम है वहाँ के देशों में जाके वहाँ के पीएम से बात करके वहाँ कर्जा देना। तो जब ये कर्जा देता था वहाँ, और ये बोल के देता था, और कर्जा देता था, ये बोल के देता था कि आप लीजिए, अपने देश में रोड बनवाइए और यातायात के लिए साधन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ऐसे जब सब मतलब जो देश कर्जा ले लेते थे, तो एक समय आ जाता था वो नहीं दे पाते थे। तो जब नहीं दे पाते थे तो इसका क्या मांग क्या रहता था कि आप अगर कर्जा मेरा नहीं दे पा रहे हो, तो आप यूँ कहें, मतलब आप अपने देश का कोई पोर्ट दे दो, मतलब कोई जगह दे दो, कुछ हिस्सा ही मांग लेता था। तो इसलिए इफेक्टिव हुआ वहाँ का। जैसे अभी श्रीलंका में भी हम्बनटोटा बंदरगाह, वहाँ श्रीलंका ने 100 साल के लिए लीज पे मतलब दे दिया हम्बनटोटा बंदरगाह। तो ऐसे ही करता था, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका वहाँ के जनता में है, और ये जहाँ भी जाता है फिर रिश्ते मजबूत करता है, क्योंकि ये बहुत वेल डेवलप इकोनॉमिकल देश है। इसके जहाँ भी गया है अभी तक, मतलब 160 देश में गया है अभी तक, और सबसे अपने रिश्ते मजबूत कर रखा है। तो सबसे इसका मेन मुख्य कारण ये था कि ये जो वन बेल्ट वन रोड वाला सिस्टम जो लागू किया है, तो उससे वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पसंद किया जाता है।
तो ठीक है, इतना हो गया। तो आज हम 2 ही प्रश्न रखते हैं, उसके बाद में हम इसे कल पढ़ेंगे। और ये 2-3 दिन से दीपावली के कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।